नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम बातें करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। प्रश्नावली 1.2 का जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य बिंदु होगा अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त होते हैं, उससे पहले भी एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सभी विद्यार्थियों को जानना अति आवश्यक है। देखिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से ही विभाजित हो। यह है अभाज्य संख्या की परिभाषा कि अभाज्य संख्या किसको बोला जाए। वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक से विभाजित नहीं हो। तो अपन ये बात तो क्लियर कर सकते हैं कि एक का भाग तो प्रत्येक संख्या में जाएगा ही जाएगा। तो इस एक को छोड़ करके आगे क्या बात बोलेगी, उस पर अपने को गौर करना है। स्वयं से विभाजित हो, या अपन यूं कहें स्वयं से ही विभाजित हो। इसका मतलब ये होगा कि उसमें केवल खुद का ही भाग जाएगा, उसके अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये है अपनी अभाज्य संख्या कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं का ही भाग जाता हो, बाकी अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, तो वो होती है अभाज्य संख्या। अब पहले इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि 1 से 100 तक की जो गिनती है, 1 से 100 तक की गिनती, उसमें कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं। तो विद्यार्थियों याद रखना, 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 25। अब एक चीज़ पे अपने को और भी गौर करना ज़रूरी है कि कुछ विद्यार्थी सम विषम और भाज्य अभाज्य को एक ही बात मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सम विषम अलग बात है और भाज्य अभाज्य अलग बात है। जैसे मैं सम विषम की बात करूं तो आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, या यूं कहें कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। तो जब सम और विषम की कैटेगरी में हम संख्याओं को डिवाइड करते हैं, उस स्थिति में जो 1 होता है उसको अपन विषम संख्याओं के ग्रुप में शामिल करते हैं। आप जानते ही हो कि जब भी आपने से ये बात पूछी जाती है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है, तो हमारा जवाब ये होता है कि 1, 3, 5, 7। तो आप समझ गए होंगे कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है? विषम संख्या। फिर उसके बाद में अगली संख्या उससे 2 अधिक होगी, 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, इस प्रकार से आगे आगे संख्याएं चलती रहेंगी। लेकिन जैसे ही अभाज्य की बात होती है तो याद रखना
एक है वो न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। ठीक है, एक की बात कर रहा हूं मैं, न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य। तो फिर विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, तो फिर भाज्य अभाज्य नहीं है तो फिर इसको क्या नाम दिया जाना चाहिए? तो इसको बोला जाता है यूनिक संख्या। बात क्लियर हो गई होगी कि सम विषम की बात करेंगे तब तो है ये विषम, लेकिन जब भाज्य अभाज्य की चर्चा होगी, भाज्य या अभाज्य, तो यहां पर ये जो एक की यदि हम बात करें तो न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो फिर ये क्या होगा? यूनिक संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में जो अभाज्य संख्याएं 25 होती है वो कौन कौन सी होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एक तो अभाज्य है नहीं, तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एक बार थोड़ा काउंट करके देख लीजिए कि कोई संख्या मिस तो नहीं हो गई हो। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्या बताई गई है, तो एक बार काउंट करके हम चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 की 25 अभाज्य संख्या हम लिख चुके हैं। तो यदि विद्यार्थियों आप ये सीखना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल हमारे करेक्ट हों, तो उसके लिए ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि यदि आप ये याद कर लेते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि आपको इसकी जानकारी है तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आप अभाज्य गुणनखंडन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप इनको कंटिन्यूटी के साथ एक बार याद कर लें। 2-4 बार जैसे ही माइंड में इनको दोहराएंगे, आप रिपीट करेंगे, तो ये बिल्कुल आपके जहन में फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही हम इनका बार बार प्रयोग करेंगे तो ये हमारे मेमोरी में, हमारे माइंड में बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी। तो एक बार आप लोगों को इसको याद करना ही होगा। यदि आपको अभाज्य संख्याओं की जानकारी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप लोग अभाज्य गुणनखंडन है उस प्रक्रिया को निश्चित रूप से गलत करेंगे। तो ऐसा नहीं हो तो आप इसको ज़रूर याद करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अपनी एक्सरसाइज है 1.2, इस प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे और आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कीगी। जितने भी इस वीडियो को वॉच करें, जितने व्यूअर्स हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने वाले बेल आइकन वाली घंटे की बटन को प्रेस कीजिए। अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि हर आवश्यकता वाले व्यक्ति जिसको आवश्यकता है इसकी, उसके पास में ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों
के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपकी इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित संख्याओं, जो भी हमें संख्या उपलब्ध करवाई जाएगी उसके अभाज्य गुणनखंडों, तो इसका मतलब आप समझ गए कि हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होंगे, और जो ही अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे उसको अपन गुणनफल के रूप में, कहने का मतलब जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे उनके बीच में गुणा का साइन लगा करके उनको अपन लिखेंगे। तो इस प्रश्न में जो पूछना चाह रहा है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले पॉइंट में हमें संख्या दी गई है 140, पॉइंट नंबर 2 में संख्या दी गई है 156, पॉइंट नंबर 3 में 3825, पॉइंट नंबर 4 5005 और पॉइंट नंबर 5 में है 7429। तो इस प्रकार से हमें ये 5 पॉइंट दिए गए हैं और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो आप देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, 140 जो है इसके अपन अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं देखेंगे। एक बार कुछ अभाज्य संख्याएं मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आप समझ ही गए। यदि इसके बाद में भी हमें आवश्यकता रही तो आगे अपन और लिख लेंगे। अच्छा, मैंने ये लिखा क्यों है, ये इसलिए लिखा है कि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल और केवल इन्हीं अभाज्य संख्याओं का अपने को यहाँ भाग लगाना चाहिए, बाकी के बारे में अपने को सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। कुछ विद्यार्थी क्या है, उनको इनकी महत्वपूर्ण जानकारी या बेसिक जानकारी नहीं होने की वजह से कंटिन्यूटी के साथ में भाग लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 का भाग नहीं जा रहा है तो वहाँ 3 के लिए ट्राई करते हैं, 3 का नहीं जा रहा है तो 4 के लिए ट्राई करते हैं, 5 के लिए ट्राई करते हैं, 6 के लिए ट्राई करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो उसे वांछित रिजल्ट तक पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो यदि आप अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल राइट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल और केवल आप इन अभाज्य संख्याओं से ही यहाँ भाग लगाएंगे। तो पहले अपन इस 2 से भाग लगाते हैं। अब 2 का भाग कौन सी स्थिति में जाता है ये चीज़ आप नोट करेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी इकाई का अंक आ रहा है किसी संख्या में, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ 2 का भाग जाएगा। तो कन्फर्म हो गया होगा कि यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। साथ साथ में एक बात मैं और बता दूं आपको कि जब भी आप किसी संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के बाद में क्या मिलेगा, सीधा सीधा मतलब है आधा कर दीजिए। मान लीजिए हम 20 में 2 का भाग लगाना चाहें, 2 का भाग का मतलब 2 बराबर भाग है और 2 बराबर भाग का मतलब आधा आधा। तो जैसे ही अपन 2 का 20 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है भाई, 10 आता है कि नहीं आता है, आधा हो गया। तो यहाँ यदि आप 2 का भाग लगा रहे हैं तो सीधा मतलब समझ लीजिए इसका आधा 70 कर दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ 2 का भाग इसमें फिर जाएगा तो 2 का भाग लगेंगे तो 70 का आधा कितना होता है भाई, 35 होता है। तो ये 35। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 के बारे में चेक करेंगे। किसी संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, उसका क्या मेथड है कि संख्या में जितने भी अंक हैं उनको एक बार जोड़ लीजिए। ये जो 3 और 5 है एक बार जोड़ के देखिए इनको कितना बना, 8। अब ये देखना है कि क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, कहीं नहीं आता, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। तो 3 की भाज्यता का नियम क्या है, दी गई सभी जो संख्याएं हैं उनमें सभी अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में जो क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है उसमें
3 का भाग लगाए, या यूँ कहें ये चेक कर लीजिए कि वो 3 के पहाड़े में आती है या नहीं आती है। एक बार फिर बता दूं, इन दोनों को हमने जोड़ के चेक किया, 8 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 तक हम पहुँच चुके हैं, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अब किसके लिए ट्राई करेंगे? 5 के लिए। अब 5 का भाग कौन सी स्थिति में जाता है? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो 101% 5 का भाग जाएगा। क्लियर है ये बात? और यदि किसी में इकाई का अंक 0 है तो वहाँ पर भी 5 का भाग जाता है। तो यहाँ 5 का भाग जाएगा, तो यदि आप 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 35 आता है? वो यहाँ आएगा, तो ये 7। अब 7 कौन से पहाड़े में आता है? वो तो 7 में ही आता है। कितनी बार बोलने पर? 1 बार। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 2 यहाँ आ रहा, 5 ये आ रहा, 7 ये आ रहा, तो कहने का मतलब हमने अभाज्य संख्याओं से ही इसको विभाजित किया है, भाग लगाया है। तो अब लिखेंगे अपन 2 गुणा 2 फिर गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। यदि इसको आप घात रूप में लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, जैसे 2 बार आ रहा है तो आप इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। इस प्रकार से आपका पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब यदि अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करें, 156, तो इसके लिए भी अपन अभाज्य जो गुणनखंड है वो इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे एक बार फिर समझ लीजिए, और फिर आप अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि टेक्निकली जो सब्जेक्ट है वो केवल प्रैक्टिस से ही प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ 2 का भाग जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी नियम की बात की थी जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग लगाए। अब देखो 2 का भाग 1 में तो जाता नहीं, इसलिए अपने को यहाँ 2 अंक काम में लेने पड़ेंगे, 15 काम में लेना पड़ेगा। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं तो 14 आता है। तो जितनी बार, कितनी बार पहाड़ा बोला हमने? 7 बार। जितनी बार पहाड़ा बोला जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। अब 2 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर 14 आया, लेकिन ये कितना है? 15, एक ज़्यादा है। वो जो एक ज़्यादा है उसके आगे अपन 6 को नोट करेंगे ऐसे, तो ये बन गया 16, और 2 का भाग लगाएंगे 16 में। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 16 आता है भाई? 8, तो यहाँ 8 लिख लीजिए, 8 हो गया। अब 2 का भाग फिर जा रहा है। यदि किसी को ये पता है कि 78 है, उसका आधा कितना होगा, तो वो डायरेक्ट लिख सकता है 39। समझ में आ गई बात? क्योंकि 2 का भाग लगाने का मतलब आधा होता है, और आधा किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो 2 का भाग लगा लीजिए। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा जैसे ही हमने 3 बार बोला तो कितना मिला हमें? 6, और यहाँ ये कितना है? 7, एक ज़्यादा है। अब उस 1 के आगे 8 को यदि अपन नोट करेंगे तो ये बन जाएगा 18। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 18 आता है? 9 बार बोलने पर। हो गया। तो दोनों आपको मैंने मेथड बता दिए। आधा जिसको आता है आधा कर दीजिए, आधा नहीं समझ में आ रहा भाग लगा लो। अब 2 का भाग जाना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ जो इकाई का अंक है उसके स्थान पर इनमें से कोई भी अंक नहीं है, तो इसका 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3 का नियम क्या है? इन अंकों को जोड़िए। 3 और 9 कितना हो गए भी जोड़ने पर? 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग लगा दो। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है? 1 बार बोलने पर। और 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 9 आता है? 3 बार बोलने पर। हो गया 13। अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करो। क्या 3 के पहाड़े में 13 आता है कहीं? 3 का भाग तो जाने से रहा। अब तो 3 के बाद में किसकी ट्राई करनी चाहिए अपने को? इस 5 की। 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का सीधा सा एक ही रूल है, अपने को याद रखना है कि जिसमें इकाई का अंक 5 होगा वही 5 का भाग जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, 5 का भाग भी नहीं जाना है। और वैसे अपन 5 का पहाड़ा सब याद ही अपन लोगों को, ज़्यादा पहाड़े तो आपको हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन अमूमन 10 तक पहाड़े प्रत्येक विद्यार्थी को आते हैं। तो 5 के पहाड़े में 13 नहीं आता। अब बताइए 5 के बाद में किसके लिए ट्राई करें? 7, 6 की ट्राई मत करना, टाइम वेस्ट होगा। केवल इन अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना चाहिए अपने को, ठीक है ना।
तो 7 के पहाड़े में भी 13 नहीं आता। 7 के बाद में जैसे अपने पास में यहाँ 9 नहीं आएगा, तो 7 के बाद में डायरेक्ट कौन होगा भाई? 11। तो ये जो 11 है, क्या 11 के पहाड़े में आता है? 11 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है। 11 के बाद में कौन बच गया? 13। 13 कौन है? अभाज्य संख्या। याद कर लो, यदि कोई अभाज्य संख्या है तो समझ लीजिए उसमें उसी का ही भाग जाएगा। तो 13 में किसका भाग जाएगा भाई? 13 का। इतना टाइम अपने को नहीं लगना चाहिए था, लेकिन समझने की दृष्टि से हमें ये टाइम लग रहा है। एक बार समझ चुके होंगे तो ये आपका टाइम जो लिमिट है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी और बहुत ही कम समय में आप ये काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, 3 आ रहा है 1 बार, 13 भी 1 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख दो। 3 एक ही बार है और 13 एक ही बार है। इस प्रकार से हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यदि अपन 3825 पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी हम एक बार आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप इनको अच्छे ढंग से सीख पाए। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी बड़ी संख्या आ गई है। तो बड़ी संख्या आ गई तो अपना क्या है भाई? घबराना नहीं है। आप तो बस केवल अभाज्य गुणनखंड करने की प्रोसेस क्या है उसे चलते रहें। ये जो 3825 है उसको आप यहाँ लिखेंगे। 2 का भाग तो क्लियरली नहीं जाएगा, समझ गए होंगे आप। 3 का भाग थोड़ा चेक कर लेते हैं। 3 का भाग कैसे चेक करेंगे? 3 और 8 11, 11 में 2 जोड़ेंगे भाई 13, 13 में 5 जोड़ दो 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसका मतलब है 3 का भाग जाएगा। कोई सोच रहा हो कि सर हम 5 का भाग लगा देते हूँ, बिल्कुल 5 का भाग तुम लगा सकते हो, लेकिन 5 से पहले यदि 3 जा रहा है तो आप 3 का भाग लगाओ। सीक्वेंस से चलेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी यदि किसी विद्यार्थी ने 5 का भाग पहले लगा दिया और बाद में 3 का लगा दिया तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा भी संभव है। पहले 3 के लिए तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है? 1 बार। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना कि 8 से ज़्यादा नहीं जाए। 3 दूनी 6, 2 बार बोला या 2 लिखा, ये 8 है। 3 का पहाड़ा 2 बार ने बोलने पर 6 आता है। और यहाँ कितना है भाई? 8। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अब वो जो 2 है यहाँ बचेगा, उसके आगे अपन ये 2 नोट करेंगे तो ये 22 बनेगा। कितना बनेगा? 22। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि 22 से ज़्यादा नहीं जाए। 3 7 21, 7 बार बोला हमने, बोला 3 7 21, ये था 22। कितना बच गया? 1 बच गया। 1 के आगे 5 नोट करेंगे 15। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो ये लो 15 आ गए। फिर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। इसका मतलब फिर 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 1 में तो जा नहीं रहा, इसलिए अपने को 2 अंक काम में लेने पड़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर बार आता है? 4। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना कि 7 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 3 दूनी 6, 2 बार बोला हमने, बोला 3 दूनी 6, ये है 7, 1 बचेगा। 1 के आगे 5 उतारे 15, 3 5 15। फिर 3 के लिए चेक करो, 4 और 2 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11। ये जो मैं अभी जोड़ने वाली बात बता रहा हूँ ये 3 के लिए ही लागू है, बाकी संख्याओं के लिए आप ऐसे ट्राई नहीं करेंगे। 3 का नियम है, ठीक है। तो आप समझ लिया आपने कि 3 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, तो अब किसका भाग लगाना चाहिए? 5 का। तो 5 का तो इसमें जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, 2 अंक ले लिए 42। अब 5 का पहाड़ा बोलो, इतनी बार बोलना 42 से ज़्यादा नहीं जाए। 8, फिर बचेंगे 2, 2 के आगे 5 उतारेंगे 25। 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने और 25 आता है? 5 बार, 85 हो गया। अब इसमें 5 का फिर भाग जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेंगे। 3 के आगे 5 नोट करें 35, 3 7 35, 17। यदि किसी विद्यार्थी को 1 से 100 तक की गिनती में आने वाली 25 अभाज्य संख्याएं याद है तो वो अभाज्य गुणनखंड बड़ा फास्ट करेगा और मिस्टेक भी नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पर 17 प्राप्त हुआ और आपको यदि याद है कि 17 अभाज्य संख्या है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 के बाद में 7 को चेक नहीं करेंगे, इसके बाद में 11 को चेक नहीं करेंगे, 13 है, इनको चेक नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है ये खुद अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या थी? उसमें केवल उसी का ही भाग जाएगा। तो इस 17 में 17 का ही भाग जाएगा 1 बार। और यहाँ लिखेंगे अपन
3 आ रहा है 2 बार, 5 भी 2 बार आ रहा है और 17 आ रहा है 1 बार। और इस प्रकार से 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर भी 2 लिख सकते हैं, 17 एक ही बार आ रहा है तो ये 1 बार लिख दिया। इस प्रकार से इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए और ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है। पॉइंट नंबर जो 4 और 5 है वो इसी प्रकार से आप सोल्व कर सकेंगे। आप इनको सोल्व करेंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और सबसे पहले इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी विद्यार्थी या जो भी व्यूअर्स से देगा उसका हम अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा कि इस अमुक विद्यार्थी ने, इस स्टूडेंट ने अभाज्य गुणनखंड की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख पाया और बहुत ही कम समय में उसने जवाब दिया। तो इन दोनों पॉइंट को आप सॉल्व करेंगे और उसका कमेंट बॉक्स में जा कर के सबसे पहले आप जो जवाब देंगे उसके लिए आगामी वीडियो में उसका नाम लेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी होगा इसी ढंग से, कुछ उसमें थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। अब वो क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ये अपने को जांच करना है। एक बार इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप समझेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, अपने को प्रत्येक पॉइंट में 2-2 संख्याएं दी जाएंगी, तो वो संख्याओं का एक युग्म हो गया, उनका हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है। इसकी फिर बाद में आगे करें, इसकी जांच भी करो कि जो 2 संख्याएं आपको दी जा रही हैं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, कि इस बात की भी आपको जांच करनी है। तो आपका जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें संख्या लिखी गई है 26 और इकरार में। ठीक है। सबसे पहले अपने को देखो, इस प्रश्न में कहीं भी विधि का उल्लेख नहीं किया गया, विधि के बारे में नहीं बोला गया है। HCF ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 विधियां हैं। एक तो हम 1.1 की प्रश्नावली में हम बात कर चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो वो प्रोसेस तो आप जान चुके हैं, उसको अपन एक स्टेप वाइज क्रमबद्ध तरीके से उसको अपन हल कर रहे थे। दूसरी जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं 1.2 में। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अभाज्य गुणनखंड। किसके लिए? HCF के लिए। अब यदि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसमें वहाँ सीख चुके हो तो आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड के लिए प्रयास करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो हम यहाँ बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य
गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करना चाहते हैं सबसे पहले HCF। सभी विद्यार्थी गौर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड किनका करना है? दी गई संख्याओं का। कैसे? अलग अलग। जब हमें HCF ज्ञात करना है तो यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड अलग प्राप्त करने हैं और इस 91 के अभाज्य गुणनखंड अलग। पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाने के बाद यहाँ 13 आएगा, आधा हो जाएगा। और 13 में किसका भाग जाता है? 13 का। क्यों? क्योंकि ये खुद अभाज्य है और अभाज्य में किसका भाग जाता है? खुद का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। अब यहाँ यदि अपन भाग लगाएं, देखो अभाज्य संख्या अपनी कौन कौन सी थी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे और भी संख्याएं हैं। तो देखो इसमें यदि 2 को चेक करें तो 2 वाला रूल इसमें लागू नहीं हो रहा है। इकाई का अंक 0, 2, 4 या 6, 8 नहीं आ रहा है। और 3 का जो तरीका है वो अपनाएंगे, 9 और 1, 10 जैसे हमने जोड़ा, 3 के पाड़े में नहीं आ रहा है। 5 का रूल क्या था कि इकाई का अंक 5 आना चाहिए, वो भी नहीं है, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। यदि अपन 7 का भाग लगाना चाहें तो एक बार थोड़ा चेक करेंगे। चेक कर लीजिए, 7 का भाग 9 में चला जाएगा एक बार, शेषफल बचेगा 2, ठीक है। और 2 के आगे 1 नोट करेंगे 21, तो 21 में 7 का भाग फिर जा रहा है। तो यहाँ 7 का भाग जाएगा, 9 में जाएगा एक बार। 7 का पाढ़ा हमने एक बार बोला, 7 का पाढ़ा एक बार बोलने पर 7 आता है। लेकिन यहाँ है कितना? 9। कितने ज़्यादा है भाई? 2 ज़्यादा है। तो ये 2 जो है उसके आगे 1 नोट करते हैं तो 21 मिलता है। और 7 का पाढ़ा बोलिए, कितनी बार बोलने पर 21 आता है? 3 बार। ये 13 आपको क्या प्राप्त हुई? यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य में तो बाकी किसी संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, केवल उसी का ही भाग जाएगा, है ना। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। और अब यहाँ पर अपन 26 और 91, 91 जो है, इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ नोट करेंगे। पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 × 13। फिर अपन 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 7 × 13। हम ज्ञात करना चाहते हैं HCF। HCF को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई? मैस है। और मैस को अपनी भाषा में ऐसे समझेंगे, मैं का मतलब महारो और सै का मतलब सो, महारो सो। ये एक छोटा सा एक डायलॉग याद रखना है। मैसा का मतलब महारो सो, और महारो सो का मतलब क्या हुआ? मेरा जैसा। अब मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। HCF ज्ञात करना चाहते हो तो याद आना चाहिए कि सर ने बताया था कि मैसा का मतलब समझ लीजिए महारो सो। अब यदि 2 कहे कि मेरा जैसा यहाँ, तब तो बोल सकता है महारो सो, मेरा जैसा। लेकिन 2 का जैसा तो यहाँ है नहीं, है क्या? तो 2 का यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अब ये 13 कह रहा है कि महारो सो ये रहा, मेरा जैसा ये रहा, ये लो। महारो सो का मतलब है मेरा जैसा। एक जैसी 2 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, और जो जोड़ा बन गया वहाँ से केवल एक संख्या लिखी जाएगी, और वो आपका क्या होगा? HCF। समझ गए होंगे आप सब लोग कि मैसा का मतलब महारो सो, मेरा जैसा। 2 के जैसा यहाँ नहीं, इसका मतलब जोड़ा नहीं। 13 के जैसा यहाँ, तो ये कह रहा है कि महारा मेरा जैसा, ये जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बन गया उसमें से एक संख्या लिखनी है, और वो आपका HCF। यदि ज़्यादा जोड़े बनते उसकी भी चर्चा हम आगे वाले पॉइंटों में करेंगे। और साथ साथ में हमें LCM भी ज्ञात करना था। तो LCM ज्ञात करने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम पहले जैसे ही इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट किए थे, उस दौरान हमने चर्चा की थी कि LCM क्या क्या बोल सकते हैं। LCM को हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताया गया था। इसको अपन लैसे भी बोलते हैं, लैसे भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य भी कहा जाता है इसको, शॉर्ट में लैसे बोलते ही हैं। लय का मतलब
लपेटे में ले लो, लपेटे में ले लो, और इस से का मतलब है सब। अब इसको आप एक साथ बोलेंगे, लपेटे में ले लो सब। क्या मतलब समझा? कि जैसे ही एलसीएम की बात हो तो याद करना कि उसको हम लैसा बोलते हैं, और लैसा का अपनी भाषा में मतलब क्या समझें? लपेटे में ले लो सबको। और लपेटे में लेना है सबको तो फिर छोड़ना नहीं है ना किसी को भी। तो यहाँ ऐसे समझो, लपेटे में ले लो सबको, इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेना चाहते हैं उन सबको यहाँ एक साथ लिख दीजिए। तो ये संख्याएं लपेटे में आ गई, कोई भी संख्या नहीं बची, तो ये हो गया लपेटे में ले लो सब। तो ये लपेटे में आ गया सब। अब 2 से भाग लगाएंगे। देखो अभी आपने एचसीएफ ज्ञात करते समय जो अभाज्य गुणनखंड किए थे वहाँ पर आपने 26 और 91 के लिए अलग अलग किया था। वहाँ याद आ रहा होगा कि 26 में 2 का भाग जा रहा था, और कितनी बार जा रहा था पता है अपने को? 13 बार जा रहा था, क्योंकि 2 का भाग लगाने पर आधा हो जाता है। ये जो 91 है इसमें भाग जाता नहीं है 2 का, तो ऐसा कैसा नोट करो। अब 2 का भाग यहाँ किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, तो फिर 3 के लिए ट्राई करो। 3 का भाग भी यहाँ नहीं जाएगा, चेक करके बता देता हूँ आपको। 1 और 3 कितना होता है भाई जोड़ने पर? 4। 3 का रूल क्या है? किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच करने का क्या तरीका है? दी गई संख्या में सभी अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे 1 और 3 को जोड़ने पर 4 प्राप्त होगा, जो 3 के पाढ़े में नहीं आता है। 9 और 1 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, जो भी 3 के पाढ़े में नहीं आता है। इसका 3 का भाग नहीं जाएगा। यदि 5 के नियम की बात करें तो 5 का डायरेक्ट फिक्स एक रूल है कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। क्या यहाँ पर आपको इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है? इसका 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 की यदि बात करें तो 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसमें तो 7 का भाग जाने से रहा। 7 के पाढ़े में कहीं 13 आता ही नहीं है। 7 का भाग यहाँ जरूर जा रहा था। जब आपने थोड़ी देर पहले 91 के अलग से अभाज्य गुणनखंड किए थे तो यहाँ 7 का भाग जाएगा, 13 में जा नहीं रहा है, और इसमें जाएगा एक बार, फिर जाएगा 3 बार। अब यहाँ 13 आ गया, यहाँ 13 और ये 13 दोनों अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य में खुद का ही भाग जाता है, तो ये हो गया आपका लैस है। और ये काम लपेटे में ले लो सबको। जो भी संख्या आपको क्वेश्चन में दी जाए उन सबको लपेटे में ले लो और अभाज्य गुणनखंड कर दो, क्या मिल जाएगा? लैसा मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ ये 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13, इनको हम गुणा में लिखेंगे और इन सबको गुणा कर देंगे। 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, और 14 को फिर 13 से गुणा कर दो। 13 का पहाड़ा तो आता होगा आप सबको, सीधा बोल लीजिए, और नहीं आता कोई बात नहीं, जोड़ जोड़ के बना लेना, ठीक है। 13 का पहाड़ा सीधा 4 बार बोल दो, 13 4 52 हासिल 5, और 13 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 13 एकम 13, और 5 ये हासिल 18। तो आपका एलसीएम कितना मिल गया? 182। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो जो पूछा गया वो क्या क्या कंप्लीट हो गया है एक बार फिर से गौर करेंगे आप कि एचसीएफ पूछा गया था, एलसीएम पूछा गया था, वो हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। आपका एचसीएफ मिल गया, ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है, ठीक है। ये आपको मिल गया एलसीएम। अब अभी एक जांच और बच गई, इसने यह कहा था कि जांच भी कीजिए। अब किसकी जांच करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल। कौन सी 2 संख्याओं का? इन दोनों संख्याओं का। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो ये हम जांच करेंगे, और जांच किस प्रकार से करनी है देखें आगे। यहां आप लिखेंगे जांच, तो जैसे जांच कर रहे हैं तो यहां लिख दिया हमने जांच। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। इसने बोला 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो आप यहां लिख दो 2 संख्याओं का गुणनफल। ये गुणनफल आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 2 संख्याएं थी कौन सी? 26 और 91। ये लो 26 और 91, इनको क्या करना है? अपने को गुणा करना है। चलो गुणा यहां करके बता देता हूं। 26 को 91 से गुणा करेंगे तो ये 26 का पहाड़ा सीधा एक बार बोल लो ना, ये हो गया 26, सीधा हो गया।
और यदि किसी को 26 का पहाड़ा 9 बार सीधा बोलना आता है, ठीक है, तो सीधा बोल लीजिए। 26 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर आता है 234। और यदि किसी को नहीं आता है कोई बात नहीं, 6 का पहाड़ा 9 बार बोल लीजिए, 6 9 54, हासिल 5 लगेंगे। फिर 9 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, ऐसे हो जाएगा। गुणा आप कर लेंगे, ये हो गया 2366। तो हमें यहाँ गुणनफल प्राप्त हुआ 2366। अब आगे बराबर में बोला गया था कि आप HCF और LCM को भी गुणा करके चेक कीजिए। तो आपके पास में HCF कितना आया था 13, ये लिखा हमने 13। LCM कितना मिला था 182, ये लिखा हमने 182। अब 182 और 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 182 और ये 13। 13 का पहाड़ा सीधा सीधा किसी को आता है तो एक ही लाइन में गुणा हो जाएगा। 13 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 13 2 26, हासिल 2। 13 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, हासिल बनेंगे 10। और 13 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, 13 कम 13 और 10 ये हासिल, ये हो गई 23। तो ये हो गया 2366। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 2366। HCF और LCM का गुणनफल भी हमें 2366 प्राप्त हुआ। तो पर्सन में जो बोल रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल वो HCF और LCM के बराबर है क्या, जांच कीजिए, तो जांच हो चुकी है। हमें डायरेक्ट ये लिखना है, आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपने दो तीन बातें एक साथ सीखी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। उसके बाद में आपने ये सीखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे प्राप्त करते हैं और LCM कैसे प्राप्त करते हैं। तीसरी बात, आपने दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM ये रिजल्ट बराबर है या नहीं है, इसकी जांच कैसे की जाती है, ये जांच भी हमने यहाँ पर देखी। और हम अब अपन इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है उसकी संख्याओं को आप नोट करेंगे और देखते जाएंगे। इसी मेथड से हम एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जो भी मेरा वीडियो वॉच कर रहा होगा, निश्चित रूप से उसको HCF और LCM में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पक्का ही वो निंदों में भी ये बोल के बताएगा कि HCF और LCM में मैं बादशाह हूँ। HCF और LCM को मैं बिना किसी निसंकोच के, बिना किसी डाउट के कंप्लीट कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमें संख्या दी गई है 510 और 92। ये 92 संख्या दी गई अपने को। हम चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी प्रकार अब यदि अपन अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं तो एक तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक इस 92 करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीख चुके हैं, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से अपन 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फटाफट काम करेंगे, देखिए बड़ा फास्ट काम करना, आप भी सीख गए होंगे। 2 का भाग जाएगा या नहीं होगा ये तो आप जान ही चुके हैं। तो 2 का भाग लगाने पर आधा करना है। अब देखो सर आधा कैसे करें, 510 को आप ऐसे समझ लीजिए अलग, 500 + 10। अब इसका आधा कर दो, 500 का आधा जानते हो ना 250, 10 का आधा कितना होता है भाई 5, दोनों को जोड़ दीजिए 255। ये लो 2 का भाग लगाने पर 255 आएगा। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम सोचते हैं 3 के बारे में, तो पहले इनको थोड़ा जोड़ के देखिए। 2 और 5 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि 25 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 8 24, हमने बोला 24, ये है 25, एक ज़्यादा है ना, एक के आगे 5 नोट करेंगे, ये 5, वो हो गया 15। और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार। थोड़ी देर पहले पिछले वाले जो अपना पॉइंट था उसमें कहीं ना कहीं 85 आया था, किसी विद्यार्थी को ध्यान हो तो, यदि गौर से पढ़ रहे हो आप। 5 का भाग यहाँ जाएगा
इतनी बार। सर इतनी बार कैसे चला गया? भाई भाग तो भाग है ना, भागते भागते चला जाता है। आप भी भाग लगाइए, हो जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है और 17 में इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। और ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको आप यहाँ नोट करेंगे, 2 × 3 × 5 × 17, और यहाँ पर प्रत्येक जो गुणनखंड है वो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, लिखा गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे 92 के बारे में। ये जो 92 जो संख्या हमें मिल रही है 92, इसके लिए कैसे काम होता है देखिए। के अभाज्य गुणनखंड हम करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये आपका, चलो यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा। 92 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग जाएगा ना। अब 2 का भाग लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, आधा करते हैं। आधा नहीं समझ में आ रहा है तो 92 को थोड़ा सा अलग से समझ लीजिए कि हम 92 को लिख सकते हैं 90 + 2। भाई 90 का आधा कितना होता है 45, 2 का आधा कितना होता है 1, दोनों को जोड़ दीजिए 46। और कोई भाग लगाना चाहता है तो भाग लगा दे सकते हो। और 46 का आधा करते हैं तो कितना आता है भाई 23 आता है। और वैसे आधार नहीं ध्यान है, 2 का भाग लगा लीजिए। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का 6 में कितने बार भाग जाएगा 3 बार। और याद आ रहा होगा 23 क्या है अभाज्य संख्या। 19 के बाद में डायरेक्ट 23 ही आता है अभाज्य संख्या में, और अभाज्य है तो इसमें इसी का ही भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 23। तो ये तो आपका क्या हुआ भाई, अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम क्या याद करना चाहते हैं, HCF के लिए अभी अभी हमने बात की थी। HCF को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में मैसे। और मैसे का मतलब है महारोसो, मेरा जैसा। ये 2 कह रहा है कि मैं जैसा, ये रहा मेरा जैसा, मिल गया ये, इसके जैसा ये मिला। तो HCF याद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इस जोड़े में से कोई एक संख्या। अब यदि मैं 3 की बात करूँ तो 3 यहाँ कहीं पे भी नहीं है। 5 की बात करूँ तो 5 नीचे कहीं नहीं है। 17 की बात की जाए तो 17 भी कहीं नहीं है। और सर नीचे से भी चेक कर लो, नीचे से भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बोल सर चेक कर लें तो चेक क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। ऊपर वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग नीचे की तरफ चेक कर लो कि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो जोड़ा बना दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। 5 यहाँ है, इधर नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। नीचे से ऊपर की तरफ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई विद्यार्थी चेक करना चाहे और तो कर सकता है, लेकिन कोई अपने को बेनिफिट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको मिला HCF। ठीक है, अब हम बात करेंगे LCM की। इसके बाद में हमसे पूछा गया था LCM क्या होगा। LCM के लिए मैं बता चुका हूँ आपको। LCM को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट में लैस है। क्या बोलते हैं, लैस है। और लैस है का अभी मतलब बताया था मैंने, लपेटे में ले लो सबको। अरे लपेटे में ले लो सबको, किसको लपेटे में ले लें, जिन 2 संख्याओं को यहाँ दिया गया है वो दोनों संख्याएं आप यहाँ लिखेंगे। ये दोनों संख्याएं लपेटे में आ गई, कुछ भी नहीं बचा, लपेटे में आ गए सब। अब हम डिवाइड करेंगे 510 के लिए। अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे। पहले 2 का भाग लगाएंगे, 510 में आधा करने पर 255, 2 का भाग यहाँ लगाने पर 46, फिर 2 का भाग यहाँ तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 का भाग इसमें जाएगा 46 में 23 बार, क्योंकि आधा हो जाता है 2 का भाग लगाने पर। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग यहाँ जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, यहाँ जा नहीं रहा, कोई बात नहीं। फिर देखो 3 के लिए अपन यहाँ चेक करें तो इन दोनों को जोड़ के चेक करने पर 13, 3 का भाग नहीं जा रहा है। इन दोनों को जोड़ के चेक किया 5, 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग यहाँ जाएगा एक बार, फिर 3 बचेंगे, 3 क्या आगे 5 नोट करेंगे 35, 3 7 35, 23 में जाता नहीं है। अब किसका लगाएं भाई, 17 और 23 क्या है, देखिएगा यहाँ पर 17 और ये रहा 23, सब की सब ये क्या है अभाज्य। अभाज्य में किसका भाग जाता है, खुद का ही भाग जाता है। तो 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार, 23 में जा नहीं रहा है। अब 23 में लगाना तो 23 का भाग लगाएंगे ना, ये लो हो गया। अब ये जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको अपन यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23
2 2 बार आ रहा है, 2 × 2 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब गुणा तो हम आधी ज़िंदगी खपा दी हम लोगों ने गुणा करते करते। तो गुणा तो आपको आता ही होगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, और 60 को 17 से गुणा करके थोड़ा बता देता हूँ। यह है 60 और यह है 17। तो देखो आप ऐसा कीजिए, लास्ट में यदि शून्य है तो उसको ऐसा कैसा नोट कर दो, थोड़ा गुणा फास्ट हो जाएगा। और ये जो 6 है, इस 6 को 17 से सीधा गुणा, और 17 का पहाड़ा बोल दो। यदि किसी को पहाड़ा आता है तो 6 बार, नहीं आता तो 17 का पहाड़ा जोड़ के बना लो, ठीक है। 17 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 102 आता, हो गया गुणा। अब इसको अपने फिर से गुणा किससे करना भाई, 23 से। चलो 23 से गुणा कर दें। 23 का पहाड़ा कोई ज़्यादा बड़ा पहाड़ा नहीं है, आता होगा। और कितनी बार बोलना है, 1 बार बोलना है, कहीं पे 2 बार बोलना है। इतना पहाड़ा सबको आता है। 23 1 23, 23 दूनी 46, हो जाएगा काम। 23 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, कहने का मतलब 0 से गुणा करने पर तो 0 हो जाता है ना, हो गया ये तो। 23 का पहाड़ा 2 बार बोल दो, 46 हासिल 4। अब 23 को 0 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 हो गया, और 0 में 4 जोड़ दो भाई, ये हो गया। और 23 का पहाड़ा 1 बार बोलो, ये होगा 23,460, 23,460। और अब किसकी जांच करेंगे, जैसे अभी आपने पॉइंट नंबर 1 के लिए जांच की थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास है, 2 संख्याएं ये है 510 और 92। तो यहाँ लिख दीजिए 510 है और ये 92। इनको गुणा करने पर कितना आएगा, मुझे तो पता है, आपको गुणा आता होगा ना, आप इसको गुणा कर लीजिए, 23,460 ही आएगा, ठीक है। और अब अपने को HCF और LCM को भी गुणा करना है। सॉरी, 510 जो था उसको 92 से गुणा करना था, मिस हो गया, तो इसको हमें गुणा करके चेक करना पड़ेगा। HCF जो था वो अपना कितना आ गया था, 2, और LCM ये आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में। HCF और LCM को अपन गुणा करेंगे तो HCF 2 आ रहा है, LCM आ रहा है अपना 23,460। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो देखो ये जो 0 आ रहा है, 0 को तो लास्ट में ऐसा कैसा लिख दो, और ये जो 51 है, 51 को 92 से गुणा कर दो। आप यहाँ गुणा कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 1 बार बोल लो, 2 आएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 10, हो गए ये तो। 9 का पहाड़ा 1 बार बोल दीजिए, 9, 9 5 45, 2 9 6 4, 4,692, यहाँ लिख दो 4,692, ठीक है। अब 2 को यहाँ गुणा कर दो, 2 को गुणा करेंगे 0, 6 2 12, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 दूनी 4, 1 6, ये हो गया 46,920, 46,920, दोनों बराबर आ गए। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। अब पॉइंट नंबर जो 3 है, वो पॉइंट नंबर 3 की बात आप करेंगे। 336 और 54 ये 2 संख्याएं आपको दी गई है। इसके लिए आप HCF और LCM ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं आप सीख चुके हैं, और इसका जवाब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन विद्यार्थी सबसे पहले इसका जवाब देता है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।